मरूफ एंकर और जियो प्रोग्राम असरा मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी से मिलने लाहौर में उनके घर पहुंचे। वो फ्लैट में रहते हैं। जी सर, ताबिश साहब, हाउ यू सर? खैरियत? खुद इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कॉमेडियन होने का एजाज़ हासिल है। MBA किया, इंजीनियरिंग की और उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजर बन गए। ये कब ख्याल आया कि आप कॉमेडी भी कर सकते हैं? सोच थी कि मैं हंसा लेता हूँ। दोस्त मुझे अक्सर बहकाते थे कि तुम्हारे अंदर एक कॉमेडियन बचता है, उसको बाहर निकालो, ये करो वो करो। लेकिन मेरा जो ध्यान था वो था अपने करियर पे। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कॉमेडी करता रहा इस तरह स्टेज पर या टीवी पे आता रहा तो फिर मेरा करियर जो है वो सही नहीं चल पाएगा, लोग मुझे सीरियस नहीं लेंगे। जब ऐसा हुआ कि करियर इस लेवल पे पहुंच गया कि ये डर निकल गया कि अब जो है वो कुछ साबित करना है या कुछ दिखाना है, वो ऑलरेडी वो फेज ओवर हो चुका था, मैं काफ़ी सीनियर हो चुका था। फिर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, इसको करके देखते हैं। कॉमेडी में आपकी पढ़ाई लिखाई कितने काम आई? बहुत काम आई। इसलिए काम आई, कॉन्फिडेंस पढ़ाई लिखाई से आया। ये डर नहीं रहा कि यार ये अगर फेल हो गई कॉमेडी तो और क्या करूँगा। तो ये डर पता था कि यार अगर कॉमेडी नहीं चली तो नौकरी करूँगा। पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का रवाज कम है। आप स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुए, फिर डिजिटल मीडिया और फिर टीवी में आ गए। ये सफ़र कितना दुश्वार गुजार था? मुश्किल एज सच ये ज़रूर था कि हमारी ऑडियंस बहुत थोड़ी है जो इस मॉडर्न डे स्टैंड अप कॉमेडी को सुनने आती है। अगर आप इससे कंपेयर करें इंडिया से, तो अगर उनका कोई शो 3000 लोग देखने आते हैं तो वैसा ही शो हमारे सिर्फ 300 लोग देखने आते हैं, और वो उतना ही बड़ा शो कंसिडर किया जाएगा पाकिस्तान में जितना इंडिया में 3000 लोगों को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारी मार्केट बहुत छोटी है। इस वजह से इसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं हो पाता, ब्रांड्स इतनी इंटरेस्टेड नहीं होती क्योंकि कम लोग देख रहे होते। ये दुश्वारी ज़रूर थी, मगर इवेंचुअली सही लोगों ने मुझे देख लिया करते हुए स्टैंड अप कॉमेडी। जो काम के लोग थे जो टीवी पे ला सकते थे, उन्होंने इत्तफाकन देख लिया, किस्मत थी मेरी, तो वो ले आए मुझे उठा के डिजिटल से। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। टीवी पर आपका मुकाबला स्टेज कॉमेडियन से है, वो प्रोफेशनली बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। क्या आप भी अपना मुकाबला उनसे समझते हैं? सच्ची बात यह है कि मैं मुकाबला सिर्फ अपने आप से करता हूँ। मैं अगर ऐसा होगा कि 10 साल बाद मैं अपने आप से बेहतर होऊंगा तो मेरे लिए मैं मुकाबला जीत गया हूँ। अगर मैं अपने आप से पीछे हो गया या मैं उतना ही रह गया जितना मैं 10 साल पहले था तो मैं मुकाबला हार गया हूँ। पिछले चंद सालों में टीवी में पंजाबी मज़ाह बहुत मकबूल हुआ, जबकि आपका मज़ाह उर्दू में है। इसमें कितना फासला नज़र आता है आपको उर्दू और पंजाबी मज़ाह में? क्या इनके अलग अलग फॉलोअर हैं? अलग अलग तो फॉलोअर नहीं है। एक अगर आप पाकिस्तान की आबादी देखें तो 62% आबादी पंजाब में रहती है, और जाहिर बात है पर सबसे बड़ी मार्केट ये है। एक चीज़ जो चेंज हुई ओवर द ईयर्स कि पहले कॉमेडी शुरू के दिनों में टेलीविज़न के भी आप देखेंगे, अखबारात भी देखेंगे, शोज़ भी देखेंगे तो उर्दू ही कॉमेडी होती थी पाकिस्तान में। फिर ये पिछले 12 साल से एक रिवाज चला कि अब पंजाबी कॉमेडी, पंजाबी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो शोज़ में इंक्लूड होना शुरू हुए। तो अब क्योंकि 12 साल से ये काम होता चला जा रहा था तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सा एक चेंज लेकर आएँ, उर्दू में करें। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं उर्दू में करूँगा तो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊँगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आप जब अपने कैरियर में मसरूफ़ थे, सप्लाई चेन मैनेजर थे, सर खुजाने का वक्त नहीं होगा, तो कॉमेडी के लिए कितना वक्त निकाल लेते थे? अच्छा, कराची में कॉमेडी के लिए वक्त निकालना नहीं पड़ता, आपके इर्द गिर्द हो रही होती है, आपको सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना होता है। क्योंकि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो कोई बराबर की गाड़ी वालों को अजीब हरकत कर रहा होगा, आपने उसको थोड़ी देर देख लिया, या आप ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। मेरी ज़्यादातर जो कॉमेडी है वो इट इज़ अराउंड द स्टोरीज जो वो मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं, वही ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसके लिए कोई अलग टाइम निकालना नहीं पड़ता था। आपको सिर्फ कराची में सांस लेना है तो आपको कॉमेडी आ जाएगी। क्या ये दुरुस्त है कि पंजाबी मज़ाह का मिजाज और है और उर्दू मज़ाह का और? ऐसा है कि मुझे पंजाब आके अंदाज़ा हुआ कि पंजाब में जो कॉमेडी की जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा एनिमेटेड होती है, ज़्यादा लाउड होती है, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को खुल के। जबकि आप दूसरे हिस्सों में चले जाएं मुल्क के, जैसे कराची है, तो वहाँ पे ज़्यादा एनिमेटेड नहीं होती कॉमेडी, वहाँ पे जुमलों पे ज़्यादा ध्यान होता है। तो ये डिफरेंस था। तो मैं जब कराची में करता था तो मैं इंतहाई धीमे अंदाज में जुमलों पे अपना रिलाई करता था। पंजाब में आके ज़रा मेरी आवाज़ भी ऊंची होती थी, एनिमेशन भी ज़्यादा होती थी और जुमले भी मुख्तलिफ होते थे। ज़्यादा मजाक बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है वो पंजाब में बहुत है। कराची आप चले जाएंगे, आपके जुमलों पे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ जुमला ही इम्पॉर्टेंट होता है कॉमेडी के अंदर। तो वो आपको बड़ी एहतियात से देना होता है कि कहीं किसी को गलत जगह जाके ना लग जाए। अक्सर लोग गलत जगह लगवा लेते हैं वो जुमला।
आपके नकाद कहते हैं कि आपका कंटेंट पर बड़ा कंट्रोल है। आपका क्या सारा प्रोग्राम स्क्रिप्टेड होता है या इसमें सिचुएशनल कॉमेडी भी होती है? मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए, मैंने 100 से ऊपर इंटरव्यूज़ किए आज तक। जो इंटरव्यू वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं हुआ आज तक, कभी भी। मेरे पास सवाल तो होते हैं, लेकिन उन सवालों से शो नहीं बन सकता। उन सवालों पे जो बैंटर होती है या जो उन सवालों से जवाबात गैस दे रहा होता है, उस पर जो मैं सवाल उठाता हूँ, शो उससे दरअसल बनता है। वो पार्ट स्क्रिप्टेड नहीं होता। हाँ, जो हमारी यहाँ एंट्रीज होती हैं या जो दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उनका पार्ट स्क्रिप्टेड होता है, मगर वो भी एक हद तक होता है। वो क्योंकि हम अक्सर हमारी जो एंट्रीज या जो हमारे दूसरे कैरेक्टर्स हैं, वो डिपेंड कर रही होती हैं कि कौन आज मेहमान आने वाला है। और हमारे यहाँ आपको पता है, मेहमान 11th आवर पर डिसाइड होते हैं टीवी शोज़ में। आज ये आ रहे थे तो अब नहीं आ रहे, अब वो आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से बहुत ही जल्दी चेंज करनी पड़ती है स्क्रिप्ट। तो हाफ ऑफ इट इज़ इम्प्रोव, यानी कि वो इम्प्रॉम्प्टू हो रही होती है, उसी वक्त की जा रही होती, नहीं होती स्क्रिप्ट काफ़ी हद तक। आपके वालिदैन 1984 में हिजरत करके इंडिया से पाकिस्तान आए और आप 1985 में पैदा हो गए। जी। जो उर्दू कॉमेडी है इंडिया के अंदर और जो पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी है, क्या उसमें भी फ़र्क है? हाँ, मैं वाहिद औलाद हूँ अपने माँ बाप की जो पाकिस्तान में पैदा हुआ। मेरी दोनों बहनें इंडिया में पैदा हुई थी। तो जब मैं कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ और जो यूट्यूब पे वीडियोस लगी हुई हैं, क्योंकि हम उर्दू बोलने वाली महाजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ है हमारा, तो हमारी उर्दू जो है वो काफ़ी यूपी इन्फ्लुएंस्ड है, उत्तर प्रदेश इन्फ्लुएंस्ड। तो जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था शुरू में, तो अक्सर मुझे लोग नीचे लिखते थे ये इंडियन कमेडियंस को छाप रहा है। वो इसलिए कि अंदाज़ ही वही था हमारे। अच्छा, अब स्टोरीज़ तो डिफरेंट है नहीं, हम दोनों रीजन्स की एक ही मसाइल हैं, माँ बाप की भी वही प्रेशर्स हैं, शादी करने के मसाइल वही हैं, सोशल टैबूज़ भी तकरीबन उतने ही हैं, वही हैं। तो हमारे वाले कहते हैं कि आप इंडिया की कॉपी कर रहे हैं, और इंडिया वाले जब कमेंट करते हैं तो लिखते हैं हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो इससे अंदाज़ा मुझे ये लगता है कि बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं और एक ही तरीके का जो है वो अंदाज़ है टॉपिक्स को देखने का, ऑब्जर्वेशंस एक ही हैं, एक ही मसाइल हैं, तो उन्हीं पे वो भी कर रहे हैं, हम भी उसी पे कॉमेडी करते हैं। आपकी फैमिली को पाकिस्तान आकर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र है, कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी होनी तो चाहिए वैसे आजकल सोहेल सर, एक स्ट्रगलिंग स्टोरी ना आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वो ऐसा बुरा लगता है, लोगों को यकीन ही नहीं आता जब तक आपकी आंखों में 2 आंसू ना उतर आए और ये बताएंगे हमने जी एक चावल के दाने से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था। तो वो अब मैं ढूंढता भी हूँ तो नहीं मिल पाती। 84 में आए, अब वालिद साहब तो कोई ऐसा नहीं था कश्तियाँ चला के आए या किसी ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बेच केयर आए, सब सेटल करके इंडिया से यहाँ आए। और यहाँ पर क्योंकि मेरे वालिद की पूरे फैमिली इधर ही थी, तो उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम था, तो वो कोई इतने हार्ड डेज़ नहीं थे। उनको नौकरी भी 15-20 दिन में 16-17, बल्कि हाँ विदिन 15 डेज़ गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी वालिद को। हम लोग बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हम बहुत डिसेंट तरीके से रहते थे। आपकी 2 बहनों की तारीख पैदाइश 1 जनवरी है, क्या ये इत्तफाकी है या गलती से लिखवाया गया? नहीं, वो गलत है। नहीं, हो सकता है लिखवा दी हो। नहीं, मेरी बहनों की एक की 11 दिसंबर है, एक की 27 फरवरी है। ये इंटरनेट पर इस तरह की अफवाहें फैली होती हैं। बहुत अजीब सा लगेगा, तीनों बहन भाई 1 जनवरी को पैदा हुए, हमको तनख्वाह थोड़ी है। हंसना मना है शो का आइडिया किसका था और ये कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है सर। आइडिया किसका था? आइडिया पाकिस्तान का था। ये आपको अगर याद हो 2007 में जियो के ऊपर एक प्रोग्राम आता था चौराहा, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट पे था जो कि अभी हंसना मना है इस पे हो रहा है। 2011 में कपिल शर्मा शो स्टार्ट हुआ इंडिया में, वो भी बेसिकली उमर शरीफ और अमानुल्लाह के स्टेज ड्रामों से इंस्पायर्ड था। वही कॉन्सेप्ट था। जब मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होते हैं किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी की चीज़ की मार्केटिंग के ऊपर, तो लोगों को ये, क्योंकि उनके पास बजट्स हैं इंडिया के पास इतने, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर इतने पैसे खर्च किए कि अब वो लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट है, जबकि ओरिजिनली वो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है और हम नहीं कर पाए उसको उस तरह मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट तो कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको मैं कहूँ कि हमारा है, किसी का है, वो है पुराना कॉन्सेप्ट है। एक सेट लगा हुआ है, इंटरव्यू हो रहा है, कुछ कैरेक्टर्स हैं उस मोहल्ले के अंदर, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हमने उसको पाकिस्तानी टच देना था। अब पाकिस्तानी टच में अगेन वही वाली बात कि कॉमन चीज़ें इतनी हैं इंडिया और पाकिस्तान में कि हमने लगाया लाहौर का सेट, कपिल शर्मा शो में लगा हुआ था दिल्ली का सेट। अब दोनों शहर अगर आपने देखने का मौका मिला हो तो समहाउ आइडेंटिकल लगते हैं वो, स्पेशली उनके पुराने एरियाज़। तो वो ऐसा लगने लगा कि हमने पूरा एज इट इज़ सेट ही उठा के पूरा कॉन्सेप्ट ही कॉपी कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने स्टाइल की उसमें कॉमेडी कर रहे हैं। मैंने कपिल शर्मा की 3-4 एपिसोड देखी होंगी आज तक लाइफ में, मैंने नहीं देखी।
तो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है ये, इसको हम पाकिस्तानी स्टाइल में करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं, दिस विल इम्प्रूव। आप जैसे पुरमज़ा शख्स का तो बतौर तालिब इल्मी में अपने इर्द गिर्द झमघटा होता होगा, लोग आपकी बातें सुन के सर तो धुनते होंगे। यस सर, मैं काम ही यही था मेरा, असल में मुझे रखा ही इसीलिए जाता था हर महफिल में कि जब भी ऐसा होता था कि इम्तिहान ख़त्म हो चुके हैं तो मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती थी मार्केट में, मेरे रेट ऊपर चढ़ जाते थे। इम्तिहान करीब आते ही मेरी रेट गिर जाते थे और मुझे हर महफिल से बाहर कर दिया जाता था कि यार ये पढ़ाई का दुश्मन बन जाता है। तो और अच्छा, ताल्लुकात सारे टीचर से मेरे ही थे, तो अगर ये एग्ज़ाम में आने वाले इंपॉर्टेंस पता करने हैं तो वो मेरे पास ही पहले आते थे। तो फिर मैं उस तरीके से वापस उन महफिलों में इन होता था जहाँ पढ़ाई हो रही होती थी, वरना यूजुअली मुझे एग्जाम्स के करीब जो है वो मेरा निकाला हो जाता था, गाँव निकाला जिसे कहते हैं ना, वो हो जाता था। आपकी फैमिली में कोई और भी है जो हंसी मज़ाक या तंज से काम लेता हो? हमारी पूरी फैमिली में है, कमर्शियल मैंने किया इसको। हाँ, बाकी सब जो है वो उसको जिसे कहते हैं वो फी सबीलिल्लाह करते हैं। सारी फैमिली करती है? तकरीबन ऐसी है। अगर आप कभी आके बैठे सर, ईद बकरीद पे हमारी जो फैमिली कट होती है, हमारी बहनें, हमारी अम्मी बहनोई वगैरह या कज़न्स भी, वहाँ पर अगर वो रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन सकता है। आपने एक बने बनाए कैरियर को छोड़कर कॉमेडी का रास्ता अपनाया, उसको छोड़ के एक नया कैरियर अपनाना रिस्क तो था? सर रिस्क था, मगर एक कैलकुलेटेड रिस्क था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान से गया तो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का हेड ऑफ ऑपरेशंस था पूरे पाकिस्तान में। फिर मैं कनाडा गया, वहाँ पे मैंने बड़ी अच्छी जाती, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दिलाई, करियर बहुत सेफ था। मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये कर रहा था अपना कॉमेडी का काम। मेरा एक शो आ रहा था टू बी ऑनेस्ट, वो रिकॉर्ड करता था, मैं पाकिस्तान आके 2-2 हफ्ते के लिए आता था, रिकॉर्ड करके वापस जाता था और पूरे साल चलता था वो। तो ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जब ऐसा मौका आ गया कि मुझे लगने लगा कि अब मैं जो नौकरी से पैसे कमाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं इस काम से कमाता हूँ और अब ये ऐसा हो चुका है कि ये रेगुलर इनकम बन सकता है, तो फिर मैंने वो उसको ब्रेक दे दिया। अभी भी मैं 3-4 साल के सेबेटिकल पे हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे निकाला नहीं है, कनाडा वाली, उन्होंने मुझसे बोला आप 3 साल की छुट्टी ले लें हमसे अनपेड, लेकिन आप रिज़ाइन नहीं करें। तो वो, और मेरा अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि कंसल्टेटिव कैपेसिटी में मैं उस कंपनी के साथ काम करता हूँ, उनको कभी ज़रूरत पड़ जाती है मेरी, तो मैं अपने कनेक्टेड हूँ मैं उससे, मैंने छोड़ी नहीं है वो फील्ड। हंसना मना है कि टीम के ज़्यादा लोग लाहौर के, आप कराची के, ये कॉम्बिनेशन कैसे चल रहा है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। कैसे बनी, हम पहले तो एक दूसरे को काफ़ी अरसे तक शुरू के दिनों में जज करते रहे कि यार ये किस बात पे हंस रहे हैं या किस बात पे नहीं हंस रहे हैं, या इनकी किस बात पे हंसना है और किस बात पे नहीं हंसना था। ये तो चीज़ें चली थोड़े दिन, मगर फिर दोनों को ट्रस्ट आ गया कि हम दोनों एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से द एंटायर टीम, काफ़ी बड़ी टीम है इस शो की, और वो सारी टीम जो है ना वो बड़ी फोकस्ड है, एक नया काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरे शोज से हट कर है थोड़ा सा, तो एक चैलेंज है सबके लिए। अच्छा, क्योंकि नया शो बना रहे थे, फ्रॉम स्क्रैच बना रहे थे, तो फ्रॉम स्क्रैच से बनाने के लिए चैलेंज ये था, किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि किस तरह होगा, तो सभी एक पेज पे थे, तो हम सब ने एक साथ सीखा है, तो हमारी दोस्ती इस वजह से ज़्यादा मजबूत हो गई है। जिम में आए, एक्सरसाइज की, बच्चों के साथ स्विमिंग करने आए, सीधे स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच आउट। फरजाद, अदरक लेकर आइए। कुकिंग के शौकीन हैं, खाने की टेबल भी खुद सजाई, कुकिंग ज़्यादातर इन्होंने किया या आपने?
आज तो ज़्यादातर कुकिंग नहीं करती हूँ लेकिन इनको कुकिंग का बहुत शौक है। बहुत अच्छा। आज क्या क्या पकाया आपने? सर आज ये आपके लिए ख़ास कीमा है, बीफ कीमा, और ये कढ़ाई। मटन कढ़ाई मेरे हाथ की है। बाकी जो है वो हलीम हमारी बेगम की स्पेशलिटी है। और बस सब घर का ही है, बाकी सब। गुस्सा कौन ज़्यादा करता है घर में? कौन करता है मैं ही करता हूँ सर। ये सवाल तो मतलब ऐसा है कि इसमें अगर करती भी होती ये तो मैं कहता कि मैं ही करता हूँ। मैं हेरा नहीं करती, मैं ही करता हूँ। और मनाता कौन है? ये हमेशा ताबिश बनाते हैं, क्योंकि जब हमारी शादी भी हो रही थी तो फर्स्ट जब मैं इनसे मिलना हुआ तो मैंने इनसे पूछा आपको गुस्सा तो नहीं आता? ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने यही कहा कि मुझे आता है और मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो इस चीज़ का शायद मैं थोड़ा फ़ायदा उठा लेती हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो जब मनाना होता है इन्होंने ही मनाना होता है मुझे। शादी को कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। हाँ 10 साल हो गए। और लड़ाई कौन करता है? लड़ाई तो हम दोनों करते हैं, तो ये तो ऐसा नेचुरल सा है। लड़ाई तो हम दोनों ही करते हैं, ऐसा नहीं रोज़ नहीं करते, जब मौका मिलता है तो हम करते हैं। जब बहुत दिन से नहीं की होती तो फिर सोचते हैं कि लड़ाई कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं। लेकिन किन बातों पे लड़ाई होती है? किसी भी बात पे हो सकती है सर। बातें कोई काम की होती है, कभी लड़ाई के लिए। आप बताएं मियाँ बीवी में कभी काम की बात पे लड़ाई हुई है? हमेशा कोई फजूल बात, कोई छोटी बात, ये यहाँ क्यों रख दिया, या ये वो क्यों लेट क्यों आए, लेट क्यों जैसे गए? मैं गई हूँ लेट हो गए, बहुत छोटी छोटी बातें। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे हम नहीं कह सकते कि बहुत कोई बड़ी बातों पे लड़ाई हो। झगड़े ज़रूरी होते हैं। कभी नाराज़ भी हुए एक दूसरे से कि गुस्सा हुआ, 2-4 दिन बोले ही नहीं? ऐसा होता है कि अभी दोस्तों के साथ बड़ा प्लान बन रहा हो, पता हो कि अब 3 दिन बाद जाना है, तो शायद प्लानिंग के तहत एक लंबा झगड़ा कर लिया जाता है अच्छा। कि भाई 3 दिन तक शायद बातचीत बंद रहेगी तो आज़ादी रहेगी। मजाक कर रहा हूँ। ऐसा है कि होते हैं सर बातचीत, वो हर नेचुरल कपल की तरह 10 साल हो चुके हैं शादी में, तो नाराज़ भी होते हैं। मगर इन्हें कौन सी चीज़ सबसे पसंद है खाने में? खाने में इनको सबसे ज़्यादा निहारी, हाँ। हलीम और कीमा, ये वाली चीज़ें इनको बहुत पसंद है। हाँ, निहारी बीफ बिहारी, बीफ बिहारी का बहुत निहारी तो बहुत ज़्यादा, जिसको ये मिस भी कर रहे हैं शायद बहुत। हाँ लाहौर में मिस करते हैं थोड़ी निहारी, कराची से। निहारी? हाँ निहारी यहाँ भी बड़ी अच्छी है। अच्छी है, मगर बेहतरीन कराची में मिलती है। यहाँ असल में एक जो डिफरेंस है कराची और लाहौर के खानों में, वो है घी का। यहाँ पर घी और मक्खन के तड़के को समझा जाता है कि ये टेस्ट डेवलप करेगा खाने का। हाँ। कराची में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना घी डालने का कॉन्सेप्ट नहीं है। कराची में मसालों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, तो वो डिफरेंस है मेन। बाबा बहुत फनी है। फनी है? अच्छा कैसे? जो करते आपके साथ Your tomato. टमाटर। Yes. और बाबा को चाइनीज खाने बहुत पसंद है। चाइनीज बाबा को चाइनीज़ खाने बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आप बताएंगे कुछ डैडी के बारे में? No, I don't know what that is. यू डोंट नो? बाबा डैडी इज योर बाबा। डैडी बाबा। मीटिंग की। अपने दोस्त सुनील मंच से मिलने उनके घर आए। चाय पी और गपशप की। सुनील मंच की गाड़ियों की कलेक्शन देखी। प्रोग्राम हंसना मना है कि रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आए। मेकअप रूम में आए। प्रोग्राम
मैम हंसना मना है कि टीम के साथ मीटिंग की। सुतला चेहरा गोरा रंग, लड़कियां तो मरती होंगी, इस तरह पूछ लूंगा। सेट पर आए। हंसना मना है, शो का नाम किसने रखा और कैसे रखा? हंसना मना है ये हमें सजेस्ट किया गया टीम की तरफ से, प्रोडक्शन टीम की तरफ से, और उन्होंने कुछ फोकस ग्रुप्स कराए जिसमें ये लगा कि ये नाम जो है वो काफ़ी चलेगा। मैं पर्सनली दूसरे नामों की तरफ ज़्यादा रुझान था मेरा, मगर जब पूरी टीम का इत्तेफाक था कि ये नाम ज़्यादा चलेगा तो फिर आई हैड टू गो बाय इट। कई लोग ताना देते हैं कि आपका कॉमेडी शो भारत के एक कॉमेडी शो की नकल है। इस ताने को आप सीरियसली लेते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं लेता। मैं नहीं लेता कि आप देखें ना, आप जियो पे ही एक अरसे तक कामरान खान साहब शो करते थे, आज कामरान खान के साथ, फिर वो शाहजेब खानज़ादा करने लगे, तो शुरू में सब उनको भी ये तनकीद का निशाना देते थे कि यार ये कामरान खान की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन पाएंगे, ये हो पाएगा, मगर आज वो शो शाहजेब खानज़ादा के नाम से ही जाना जाता है। तो सेम गोज़ विद दिस, ये कोई किसी की जायदाद थोड़ी था ये फॉर्मेट, ये तो पाकिस्तानी फॉर्मेट था। वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ इंडिया में, उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए, मार्केटिंग में पैसे खर्च किए गए, तो इट लुक्स लाइक कि वो उनका शो है, जबकि वो ओरिजिनली हमारा ही आइडिया है। लोग पाकिस्तान से कनाडा पैसे कमाने जाते हैं, आप कनाडा से पाकिस्तान आ गए पैसे कमाने। ये तो वही इमरान खान वाली बात हो गई कि पाकिस्तान आएंगे लोग पैसे कमाने। अच्छा, मैं जब आया तो खान साहब नहीं रहे थे हुकूमत में, तो ऐसा नहीं था कि मैं कनाडा गया था पैसे कमाने के लिए नहीं गया था, सुकून के लिए गया था। वहाँ पे शहरियों को जो हुकूक हासिल हैं उससे अंदाज़ा होता है कि सब जो है वो सबको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। वो थोड़ी सी कमी थी हमारे मुल्क में। वहाँ पहुँचकर मैं पूरी बेस इस्टेब्लिश की, हमने बहुत अच्छा वहाँ पे घर वर सब बनाया, बड़ी मेहनत की, सेट हो गए। फिर यहाँ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई नेशनल टीवी पे अपेयर होने की। अब नेशनल टीवी पे अगर आप अपेयर होने का चांस मिले तो बहुत कम लोगों को ये काम चांस मिलता है। अल्लाह ने मुझे चूज़ किया इस काम के लिए। मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मना करना बेवकूफ़ी होती, इसलिए मैं वापस। कितने अमीर हैं? कहते हैं आप बहुत अमीर हो गए हैं। मैं बचपन से ही, ख्वाहिशात इतनी कम है मेरी कि अभी मैं जूता उतारूँ शायद मोज़ा फटा हुआ निकले, तो इतनी कम है कि मैं बचपन से ही अमीर हूँ, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं। तो जब चाहिए ही नहीं तो हमेशा ही पैसा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। फिर भी कितने अमीर हैं दूसरों के मुकाबले में? इतना हूँ कि 50 लाख 60 लाख ले लेते हैं। अगर ये FBR देख रही है तो इस 50-60 हज़ार लेता हूँ, अगर नैब देख रही है तो कुछ भी नहीं लेता, अगर बेगम देख रही है तो फिर अपनी तरफ से देता हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कमा लेता हूँ। आप किससे अपनी तशबीह को पसंद करेंगे, उमर शरीफ से या मोइन अख्तर से? ना दी जाए तशबीह किसी से भी। एक तो पहली बात ये है कि मैं ना किसी को रिप्लेस करने आया हूँ। ये उमर शरीफ, मोइन अख्तर साहब, ये लोगों के नाम है, ये किसी ओहदे के नाम नहीं है कि इनको रिप्लेस किया जाएगा। ये कहते हैं ना, इनकी खला नहीं पूरी हो पाएगी। हमें पूरी करने की ज़रूरत क्या है खला किसी की भी? हम नए लोग खड़े करेंगे, नया टैलेंट आएगा, और मैं आया हूँ, मेरे बाद हज़ारों मेरे जैसे आएंगे। ये तो अल्लाह की कुदरत पे शक करने वाली बात है कि इन जैसा कोई नहीं आएगा या उन जैसा कोई नहीं आएगा। अल्लाह चाहे तो 10,000 ऐसे लोग बना दे, बेहतर बना दे। क्या आप भी माजी के कॉमेडियन या अदाकारों की तरह लोगों को ऑब्जर्व करते थे, नोट करते थे? आप भी ऐसे करते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं? जी, मैं अक्सर ऐसा होता है कि जो असली ज़िंदगी है मेरी, मैं उसमें काफ़ी खामोश बैठने का शौकीन हूँ। तो मैं अक्सर ऐसी शादियों में अपने माँ बाप के साथ जाता था या रिश्तेदारों के साथ जाता था जहाँ पर मैं किसी को भी नहीं जानता था। तो मैं वहाँ खामोश बैठा लोगों को ऑब्ज़र्व करता रहता था कि लोग क्या बातें करते हैं शादियों में। मैकेनिक की दुकान पे जो आते हैं लोग, वो क्या बातें करते हैं। नाई की दुकान पे मैं ऑब्ज़र्व करता था लोग क्या बातें करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मैं जाकर खामोश बैठकर सिर्फ देखता था कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। उससे जो है वो सारी कॉमेडी जनरेट होती है। मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उनकी मूवमेंट कैसी है, वो बोलते किस तरह हैं, वो सोचते क्या हैं, उनके जुमले किस तरह के हैं। वही चीज़ें मैं रेप्लिकेट करता हूँ अपनी कॉमेडी में। सोसाइटी को ही रेप्लिकेट करता हूँ, वो फ़नी लगती है लोगों को। आप सिर्फ जुमले बोलने या अल्फाज की हद तक कॉमेडी करते हैं? क्या हरकतों सकनात से काम लेना
कॉमेडी में अच्छा नहीं लगता? नहीं, जिस्म में मतलब छोटा सा ही जिस्म है, अब इसको ज़्यादा कामों में लगाया नहीं जा सकता। मुंह की शक्लें बिगाड़ के या आंखों से, कानों से। मेरी आंखें काफ़ी बोलती हैं, उनके ज़रिए, छोटी हैं मगर बोलती हैं। वो कहते हैं ना, छोटी आंख बड़ी बात। तो वो वाली हरकतें करती हैं आंख, तो वो उससे बस बन जाती है। अब उसके अलावा मैं कुछ और करूँगा तो वो एक्स्ट्रा लगेगा। आप हंसी मजाक में ज़ूमानी बातें करते हैं, थोड़ा तंज भी कर देते हैं, क्या उसकी गरमाई कभी वापस आप तक तो नहीं पहुंची? किसी को दुख लगा हो? एक उर्दू का कौल है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार कुछ लोग होते हैं। मैंने आज 100 से ऊपर इंटरव्यू किए होंगे और कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि कोई जिसका मैंने मेहमान जिसका इंटरव्यू कर रहा हूँ वो जाते हुए मुझसे गले ना लग के गया हो। ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब वो जब एडिट होकर टीवी पे आता है तो कई बार ऐसा होता है, कट लगने की वजह से या जो शॉट लगा है उसकी वजह से ऐसा अपेयर होता है कि शायद या तो मैंने उनका जुमला काट दिया, या मैंने उनको बोलने नहीं दिया, या मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो मेहमान होता है वो कभी नाराज़ नहीं हुए मुझसे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे नाराज़ गए हों, गुस्से में गए हों। वो घर जाते हैं तो कोई उनको बताता है, यार उस बंदे ने आपके लिए वो बात की थी, वो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। वो फिर उनको शायद एहसास होता हो, मगर कभी डायरेक्टली मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की या आइंदा हम कभी इंटरव्यू देने नहीं आएंगे। बल्कि ऐसा है, बहुत सीनियर एक्टर्स हैं जैसे कि बहरोज़ सब्ज़वारी साहब हैं, जावेद शेख साहब हैं, इरफान कुसट साहब हैं। ये जाने के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमें बहुत मज़ा आया और दुआएँ भेजते हैं। तो जब इतने सीनियर लोग ये रिएक्शन देते होते हैं तो मेरी हिम्मत भी बढ़ती है और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं सही कर रहा हूँ। कराची में तो एक ज़माने में पॉलिटिकल डिवाइड बड़ी सख्त थी, एक पार्टी का होल्ड भी रहा, तो वहाँ कराची में कोई शख्सियत कभी नाराज़ हो गई हो आपके कमेंट्स पर, आपके मज़ाक पर? एक कराची में जो था वो एक ज़माना था कि कुछ एक ख़ास पार्टी थी, तनकीद करना बिल्कुल ही समझ लें मुश्किल या नामुमकिन सा था। मगर मैं ज़माने तालिब इल्मी से ये करता आ रहा हूँ, तनकीद क्या, हंसी मजाक करता आ रहा हूँ। तो ऐसा हुआ कि हंसी मजाक करने की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भी उन्होंने साइड पे ले गए, मुझे कोने पे ले गए, लेकिन मारा पीटा नहीं इतना ख़ास। उसके बाद जब उनका भी डाउनफॉल शुरू हो गया तो फिर मैंने भी अपनी पेस बढ़ा दी तनकीद करने की। अब वो नॉर्म बन चुका है, अब ना कोई कुछ छेड़ता है, मुझसे नाराज़ नहीं होते लोग। मुझसे एक बार PSP पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की, वो नाराज़ हुए एक बार, लेकिन उनकी पार्टी ने नाराज़गी के बाद अच्छा रिएक्शन दिया। मतलब ये नहीं करा कि मुझसे बदतमीज़ी की, बल्कि मुझे उनकी पार्टी के कारकुनान ने, हज़ारों लोगों ने SMS किए और साफ़ सुथरे SMS किए। मैंने सिर्फ तनकीद ये कर दी थी कि पार्टी बहुत छोटी है, तो हज़ारों कारकुनों ने मैसेज किए कि मैं हूँ, मेरा नाम ये है और मैं इस पार्टी का मेंबर हूँ, ये दिखाने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी है। हमारी स्टेज कॉमेडी में बहुत वल्गैरिटी है, आप उन्हें क्या समझाएंगे? मिलता जुलता ही शोभा है आप। मिलता ही जुलता शोभा। मैं कुछ एडवाइस नहीं करूँगा। देखिए, मैं एडवाइस करने वाला कौन हूँ? अगर उनकी मार्केट है, लोग उन्हें देखने जा रहे हैं और अगर थोड़े रह गए हैं, हाँ, जाते हैं, फैमिलीज कम जाते हैं। फैमिलीज तो अब नहीं जाती। मैं अभी इत्तफाकन लाहौर में गया, भरा हुआ था खचाखच, और ज़ाहिर बात ज़ूमानी भी नहीं थे वो जुमले, वल्गर ही थे अगर कहे जाएंगे तो। लेकिन तब भी लोग देख रहे हैं, वो भर रहे हैं हॉल। उनके हफ्ते में 5-5 शोज़ चल रहे हैं, उसके अंदर डांस भी हैं, ज़ुबानी जुमले भी हैं, गंदी बात भी है। अब ये तो देखें, मेरा कहना, वो सीनियर लोग हैं, कब से करते आ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी मार्केट है तो करते रहें, 100 बिस्मिल्लाह, सबने अपना जवाब देना है। मैं अपना काम करूँगा। एक तरफ आप खामोश तबीयत हैं, इतने एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं, लेकिन जो ही कैमरे के सामने जाते हैं ऐसे लगता है जैसे बटन ऑन हो जाता है। सर, ये मेरा स्टेज पर्सोना है, वो मेरी स्टेज पर्सनैलिटी है। ताबिश हाशमी मेरा असली नाम है, ताबिश अहमद हाशमी। घर पे मैं हूँ ताबिश अहमद हाशमी, स्टेज पर हूँ मैं ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी ताबिश अहमद हाशमी से कदरें मुख्तलिफ है। निकलता हुआ सा लड़का है, शरारती लड़का है। अक्सर ऐसा हुआ है कि अभी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे रिकॉर्ड किए, मैं बहुत सीवियर फूड पॉइजनिंग में था उस वक्त, लेकिन और ऐसी हालत थी कि मैं बैक स्टेज बेहोश पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, यार कैसे करेंगे, आपकी आंखें देखें, अपना मुंह देखें। मैंने कहा कैमरा ऑन करें आप बस। वो कैमरा ऑन हुआ तो फिर मैं वैसे ही आया कि शोर मचाएं सारे, ताबिश हाशमी आगे। बस वो कैमरा पता नहीं कौन सी एनर्जी देता है, लेकिन देता है। कॉमेडियंस के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि वो गमज़दा हो, किसी तकलीफ़ में हो, फिर भी लोगों को हंसाए। कॉमेडियन बेसिकली एक इंसान है, और होता ये है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं। तो वो जब ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को, तो जाहिर बात है वो एक सेंसिटिव आदमी ही ऑब्जर्व कर सकता है, जिसको पता हो कि यार मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। तो ऑब्जर्वेशन करते करते ना कभी कभी हम इतने हसास हो जाते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। ये मोस्टली कॉमेडियंस ऐसे हो जाते हैं। तो हमारी तो नौकरी यही है। सियासत में आप किसके साथ हैं? आवाम के साथ।
नहीं, मुबहम है। मुझे समझ में नहीं आता सोहेल साहब, आपकी तो काफ़ी नज़र है सियासत पे, कि मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठता हूँ। कभी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ बैठूँ तो ऐसा लगता है वही ठीक है, कभी पीटीआई के साथ बैठूँ तो लगता है कि यही ठीक है, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ भी यही लगता है कि यही ठीक है। कोई तो एक, या सारे ही गलत हैं या कोई एक गलत है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन है, इतना झूठ है, इतना जिसे कहते हैं कि एक फसाद खड़ा किया हुआ है आगे का, कि समझ में नहीं आता कि असल क्या है। इसलिए मैं बेसिकली जिधर की हवा है उसके साथ हूँ। क्या शुरू में बचपन में हकलाहट का शिकार भी रहे हैं? जी 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 जी, फिर तो बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, तो ये काफी, कहाँ आप बड़े बोलने वाले बन गए? हाँ, वो असल में वो जितना अटका हुआ था ना, सब एक साथ निकल आया। शो की तैयारी कितनी करते हैं? सोहेल सर, तैयारी शो की मैं ब्रीफ लेता हूँ जाके 2 घंटे पहले, कि क्या है, कितना पूछना है, क्या पूछना है, क्या गेम्स हैं। उसी वक्त चेंजेस करानी होती हैं अगर, तो वो उसी वक्त कराता हूँ कि ये अच्छा जुमला नहीं है, सवाल ही बेकार है। हुसन परस्त हैं, महविश हयात को पसंद करते हैं, कभी इसका इजहार भी किया उनके सामने? हाँ, महविश हयात को पसंद करते हैं। कभी उसे मौका मिला, उसे बात करने का मौका मिला, मगर एहसासात जताने का मौका नहीं मिला। क्यों, डरते हैं? नहीं, अब शादी के बाद ये सिर्फ ऐसी कहने की बातें होती हैं, कर क्या सकता है बंदा, मतलब ऐसी तो कहने की बातें हैं सर, बस पसंद है, ऐसा क्या बेगम देख तो नहीं। हाँ। क्या कभी दिल चाहता है कि अदाकारी भी करें? सर बहुत दिल चाहता है अदाकारी का मौका मिला तो करेंगे? सर रोज़ करता हूँ घर पे तो थोड़ी, लेकिन ऐसा है कि अदाकारी का बहुत शौक़ है मुझे, और मुझे मिले भी हैं 2-3 मौके, लेकिन क्योंकि नया शो स्टार्ट हुआ था तो टाइम नहीं निकाल पाया। इंशाल्लाह आगे चल के बिल्कुल इरादा है। कौन सा सिंगर और अदाकारा पसंद है? मुझे अगर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो कुबरा खान बहुत पसंद है। सिंगर्स में मुझे सज्जाद अली बहुत पसंद है पाकिस्तान में, ज़िशान अली मेरे दोस्त भी हैं और एक अच्छे अपकमिंग सिंगर हैं, वो पसंद है। नताशा बेग पसंद है। बाकी यंग स्टनर्स को मैं बहुत सुनता हूँ आजकल, एक न्यू वेव आई है सिंगर्स की, उसमें यंग स्टनर्स हैं। पुरानी में सभी पसंद है सर। देखिए इतनी खूबसूरत तो हमारी तो औकात से सभी बाहर थी, तो हमें सभी अच्छी लगती थी, लेकिन वो कोई ज़्यादा अच्छी भी लगती? ज़ीनत अमान मुझे बहुत अच्छी लगती, नीतू सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बड़ी उनके अंदर नमक सा था। और ये हो गई, अब गहराइयों में ना जाए ना, बस इतना काफ़ी। हॉलीवुड में अलेक्जेंड्रिया डेडारियो बहुत पसंद है मुझे, हाँ वो, और जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। और गानों में क्लासिकल में गुलाम अली साहब हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए। हमारे वालिद साहब असल में हमें गज़लों का, कवालियों का और क्लासिकल का इसलिए शौक़ था कि हमारे घर में एक ही गाड़ी थी, उसमें वो ज़ाहिर अब्बा ही चलाते थे, तो वही चलता था जो अब्बा चलाते थे। गाड़ी और कैसेट दोनों ही अब्बा चलाते थे, तो हमें इसीलिए क्लासिक और गज़लों का काफ़ी बचपन से ज़बरदस्ती का शौक़ था। वो कहते हैं ना, वो म्यूज़िक बिल जबर था हमारे साथ।